हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे। तो वहां मैंने आपको ये बताया था जब थ्री फेस वाइंडिंग स्टेटर पे लगाई जाए और उसके अंदर वाइंडिंग्स को 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड रखा जाए, यानी तीनों वाइंडिंग की जो एक्सिस है वो 120 डिग्री पे हो और तीनों वाइंडिंग में फ्लो करने वाला जो करंट है उसमें भी अगर 120 डिग्री का शिफ्ट हो, तब वहां एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट होती है। अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो किस डायरेक्शन में घूमेगी ये डिपेंड करता है फेज सीक्वेंस पे। तो हमने ये देखा था कि पॉजिटिव सीक्वेंस में डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज आई थी तो नेगेटिव सीक्वेंस में आई थी एंटी क्लॉकवाइज। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, मैंने ये भी बताया था कि बस इतना याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में घूमती है। उससे ये कंपलसरी नहीं है कि पॉजिटिव वाली क्लॉकवाइज और नेगेटिव वाली एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमने क्या देखा था, हमने जनरल प्रिंसिपल देखा था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कि जब एम फेज की वाइंडिंग 360 डिग्री बाय एम इतने एंगल पे रखी जाए तो उससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है m बाय 2 fm। fm क्या था? mmf ड्यू टू ईच फेज और m क्या था? नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, इतना हम कवर कर चुके थे। लास्ट में मैंने आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम टाइप दिया था कि अगर टू फेज वाइंडिंग लेते हैं तब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डिजाइन करनी है। ठीक है, तो बात कर रहा हूं मैं फॉर टू फेज वाइंडिंग। अब मैंने क्या बताया था, टू फेज में ये जो हमने एम फेज वाला रूल था ये नहीं लग सकता क्योंकि वहां पे कंडीशन होती है एम ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो टू फेज में क्या होता है, जो फेज शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है वो 90 डिग्री होता है रेदर देन 180 डिग्री। अगर 360 बाय एम से जाओगे ना 360 बाय 2 आ जाएगा 180 डिग्री, लेकिन टू फेज के अंदर 180 डिग्री नहीं चाहिए होता, 90 डिग्री चाहिए होता है। अब देखो 90 डिग्री कैसे ले रहा हूं, एक कॉइल में हॉरिजॉन्टल ले लूंगा और एक कॉइल में वर्टिकल ले लूंगा। ये देखो मैंने स्लॉट्स बना दिए। अभी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, यानी एक कॉइल दो ही स्लॉट में लाई करती है या एक फेज दो ही स्लॉट्स में लाई करता है। देखो यहाँ कंडक्टर्स रख दो अपने या कॉइल साइड कह दो। ये अगर ए फेज है तो ए डैश और अगर ये बी है तो ये बी डैश। अब हम क्या करते हैं कि कंडक्टर में एक में करंट डॉट मानते हैं तो दूसरे में क्रॉस, फिर एक में डॉट तो दूसरे में क्रॉस। अब अगला स्टेप क्या होता है भाई, अगला स्टेप होता है इनके एमएमएफ की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना। ए वाली वाइंडिंग देखो, ए में करंट बाहर और ए डैश में अंदर, तो एमएमएफ कैसे आ रहा है? राइट में। तो यानी ए वाली वाइंडिंग का एमएमएफ बनेगा इस टाइप से एफ ए। अब बी को देखो, बी डैश में अंदर और बी में बाहर, तो कैसे आया? डाउनवर्ड्स। तो बी वाली वाइंडिंग का एमएमएफ बन जाता है डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपनी एमएमएफ एक्सिस। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद करंट माना जाता है वाइंडिंग में। तो आईए को मान लो, देखो आई एम साइन ओमेगा टी और आई बी को मान लो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब जब एमएमएफ निकालोगे वो होता है एन इंटू आई। दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ टर्न्स रखे जाएं तो एफ ए हो गया एफ एम साइन ऑफ ओमेगा टी, एफ बी हो गया एफ एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। और यहां एफ एम का मतलब है पीक एमएमएफ विच इज एन इंटू आई एम। अब हमने क्या किया था बताओ, अब हमने क्या किया था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए अलग अलग ओमेगा टी की वैल्यूज पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। तो सबसे पहले वही लेते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू 0। ठीक है, ओमेगा टी को 0 रखो। अब मुझे बताओ सबसे पहले एफ ए कितना आएगा? एफ ए आएगा 0 और एफ बी कितना आएगा? एफ एम साइन माइनस 90 माइनस एफ एम।
जीरो माने वो तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी नहीं, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाए, यानी देखो ऐसा कुछ आ जाएगा, एफ बी जो है उल्टा ड्रॉ करेंगे, यानी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आ रही है हमारी, अपवर्ड्स आ रही है ना, इस टाइप से आ रही है। अब अगला एंगल ले लो, अगला एंगल मैं लेता हूं 45 डिग्री ले लो। अब इसमें एफ ए कितना होगा, एफ एम साइन 45 यानी एफ एम बाय √2, और एफ बी साइन -45 यानी माइनस एफ एम बाय √2। अब इसमें क्या होगा कि एफ ए आ रहा है एफ एम बाय √2, पॉजिटिव आ रहा है तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, एफ बी आ रहा है नेगेटिव तो यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कैसे निकालोगे जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, रूट एफ एम बाय √2 का स्क्वायर प्लस एफ एम बाय √2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ एम, और इसका एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट किस तरफ आ गया भाई, रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आ गया, ठीक है। अब ऐसे तीसरा एंगल ले लो, तीसरा ले लो 90, कोई भी एंगल ले सकते हो जिसकी वैल्यू तुम्हें पता हो, जिसपे की साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू जानते हो। एफ ए कितना होगा, एफ एम, और 90 पे एफ बी, देखो 90 माइनस 90 0, साइन 0 इज 0, एफ ए पॉजिटिव आ रहा है, एफ एम, एफ बी आ ही नहीं रहा, जब दूसरा वेक्टर ही नहीं आ रहा तो रिजल्टेंट तो पहले वेक्टर के बराबर ही होगा, तो ये रिजल्टेंट हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड पहले अपवर्ड्स थी, फिर थोड़ा सा राइट में टिल्ट हुई और फिर 90 डिग्री पे आ गई, दिख रहा है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो रोटेटिंग आ रही है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना फिक्स है, एफ एम। हमने ये भी बोला था पिछले वीडियो के अंदर कि जो रिजल्टेंट एमएमएफ आता है, जो भी रिजल्टेंट एमएमएफ आता है उसका मैग्नीट्यूड होता है m/2 fm, तो टू फेज में कितना होना चाहिए, 2/2 fm यानी कि fm, ठीक है। तो ये m/2 fm वाला रूल हर फेज के लिए चलता है, चाहे 2 फेज हो, चाहे 3 फेज, चाहे 4 फेज, बट ये जो शिफ्टिंग वाला केस है कि कितना शिफ्ट देना है वो 3 फेज के लिए ही याद रखोगे, 360/m, क्योंकि अगर 2 फेज होता है तो 360/2 नहीं चलता, यानी 180 नहीं चलता, क्या चलता है, 90 डिग्री। बात मेरी क्लियर है, तो इसमें ये वाला पॉइंट लिखो। इफ अ 2 फेज वाइंडिंग is displaced in space by 90 degree and carries currents which have phase shift of 90 degree, then a rotating magnetic field is produced whose magnitude is equal to Fm, where Fm is peak MMF of each phase, ठीक है। तो ये बात समझ आई कि 2 फेज में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, 3 फेज में भी। 3 फेज में 120 डिग्री एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए और 120 डिग्री करंट्स में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और 2 फेज में एक्सिस और करंट दोनों में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 90 डिग्री, तो उससे हमारी बन जाती है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बात यहां तक क्लियर है। अब इसमें देखो एक काम और कर सकते हैं, एक वेरिएशन और बताता हूं। मान लो इसका फेज सीक्वेंस चेंज कर दें, फेज सीक्वेंस माने ये 90 डिग्री लैग ना करते हुए हम 90 डिग्री लीड करवा दो, तो ये भी 90 डिग्री लीड कर जाएगा। अब देखो सबसे पहले जीरो पे क्या होगा, एफ ए तो जीरो आएगा, साइन 0, और ये आएगा साइन 0 प्लस 90, साइन 90 यानी 1, तो ये माइनस एफ एम नहीं होगा, ये हो जाएगा प्लस एफ एम। प्लस एफ एम का मतलब है जो डायरेक्शन बी की है
उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनेगा, क्योंकि ए तो 0 है। अगर उसी डायरेक्शन में बनेगा तो डायरेक्शन क्या होगा इसकी? डाउनवर्ड्स। अगला देखो 45 पे साइन 45, ये तो सही है, एफ एम बाई रूट टू। 45 प्लस 90 यानी 135। 135 का मतलब हुआ प्लस एफ एम बाय रूट टू। अगर दोनों ही प्लस आ रहे हैं तो इसका मतलब है एफ बी को ऊपर ना ड्रॉ करके एफ बी को नीचे ही ड्रॉ करा जाएगा। तो देखो अब कैसे ड्रॉ करोगे? एफ ए हुआ एफ एम बाय रूट टू, पॉजिटिव का मतलब है जो डायरेक्शन दिखाई दी उसी में बनाओ, राइट में दिखाया था राइट में बना रहे हैं। एफ बी भी आया एफ एम बाय रूट टू, अब ये रिजल्टेंट आ गया एफ, यहां से 45 डिग्री पे आएगा। और दोबारा देखो एफ एम बाय रूट टू, एफ एम बाय रूट टू का अगर रिजल्टेंट निकालोगे ना वो एफ एम ही आएगा। ये बन गई डायरेक्शन। अब 90 पे क्या होगा? एफ ए तो एफ एम आएगा और 90 प्लस 90 180, साइन 180 होता है 0, तो ये राइट में ही बनेगा। अब देखो हुआ क्या, पहले डाउनवर्ड्स आया, फिर थोड़ा लेफ्ट में और फिर लेफ्ट में आ गया, तो डायरेक्शन क्या बन गई इसकी? एंटी क्लॉकवाइज। यानी फेज शिफ्ट को चेंज कर देने से डायरेक्शन क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज हो गई। और यही चीज हमने 3 फेज में बोली थी कि फेज सीक्वेंस को रिवर्स कर देने से डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स्ड। अब यहां फेज सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? 2 फेजेस में पहले बी वाला फेज ए से 90 डिग्री लैग कर रहा था, अब बी वाला फेज ए से 90 डिग्री लीड करने लगा, यानी एक तरह से फेज सीक्वेंस हमने एक्सचेंज कर दिया। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, डिपेंडिंग अपॉन which phase leads the direction of rotating magnetic field is decided. The direction of rotating magnetic field is decided. यहां पे A फेज लैग कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बन गई, और अगर A फेज लीड कर रहा था तो क्लॉकवाइज बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हो 2 फेजेस के अंदर देखो, अगर A लीड कर रहा था तो क्लॉकवाइज थी, यानी A B की तरफ जा रहा था। अब जब B लीड कर रहा है तो B A की तरफ जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर टू फेज can be given by the direction from leading phase to lagging phase, दोबारा समझाता हूं। पहले साइन -90 था, ओमेगा टी -90, तो A was लीडिंग B, तो डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज, A से B, लीडिंग से लैगिंग। अब B वाला लीड कर गया तो अब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी लीडिंग से लैगिंग। तो तुम ये भी कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिसाइड होती है कि टाइम में देखो लीडिंग और लैगिंग, और फिर जो इनके वेक्टर बने, वेक्टर माने जो स्पेस में बनाया है, स्पेस में बनाया है तो लीडिंग से लैगिंग की तरफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। बात मेरी समझ रहे हो? लीडिंग लैगिंग किस में डिसाइड होगा? टाइम में, और फिर लीडिंग लैगिंग के हिसाब से स्पेस में तुम बता सकते हो डायरेक्शन। एक पॉइंट ये भी लिख लो, द लीडिंग एंड लैगिंग फेजेस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ current carried by the winding, and then based on their position in space the direction of rotating magnetic field is from leading phase to lagging phase, ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई। लेकिन लीडिंग कौन सा और लैगिंग कौन सा, ये किस में डिसाइड होगा? ये ओमेगा टी में डिसाइड होगा। उसके बाद स्पेस में देख के तुम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो। अब देखो यहां तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया भाई कि 3 फेज और 2 फेज दोनों में ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसकी कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, तो एक बार इसको समराइज कर लें।
पहला क्या था हमारा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन थ्री फेज। थ्री फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन क्या थी? वन 120 डिग्री स्पेस डिस्प्लेसमेंट और 120 डिग्री फेज शिफ्ट। और डायरेक्शन किस पे डिपेंडेंट थी? डायरेक्शन डिपेंडेंट थी फेज सीक्वेंस पे, कि फेज सीक्वेंस अगर पलट दोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सेकंड, टू फेजेस में हमने क्या देखा, 90 डिग्री स्पेस डिस्प्लेसमेंट चाहिए और 90 डिग्री फेज शिफ्ट चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अगेन फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करेगी, लेकिन डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, लीडिंग फेज से लैगिंग फेज। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, लीडिंग फेज से लैगिंग फेज में जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, टू फेज के बाद हमने मैग्नीट्यूड की भी बात की। मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड m/2 fm। m is number of phases, fm is peak mmf of each phase। और हमने एक चीज देखी थी कि स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इट इज 120 f/p rpm। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में। इतना तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होना चाहिए, चाहे एग्जाम कोई भी देने जा रहे हो, पूरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन यूज नहीं होगा। यूज क्या होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे चलें। अब मैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम्हें एक और थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ठीक है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी किसी में भी पढ़ सकते हो, सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज। तो थ्री फेज से मैं शुरू करता हूं। ये मान लो हमने स्टेटर बना लिया। अब हम क्या करते हैं, कॉइल्स बना लेते हैं। हमें कितनी कॉइल्स बनानी है, तीन फेजेस के लिए तीन कॉइल्स बनानी है। तो एक बना चुका, फिर 60 डिग्री पे दूसरी कॉइल। एक बार ना देखो, ये 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ कर लो, इसके रेफरेंस से अच्छा हमें इजीली 60 डिग्री मिल सकता है। ये बन गया। अब इधर से भी 60 डिग्री ले लो और इधर से भी 60 डिग्री ले लो। ठीक है, ये हमने 6 स्लॉट्स बना दिए, क्योंकि एक कॉइल 2 स्लॉट्स ऑक्यूपाई करने वाली है। अब कैसे कैसे होंगे देखो, ए डैश, बी, बी डैश, सी, सी डैश, ये बन गए।
अब क्या करते हैं, ए में करंट डॉट तो ए डैश में क्रॉस, बी में डॉट तो बी डैश में क्रॉस, सी में डॉट तो सी डैश में क्रॉस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इनके एमएमएफ की एक्सिस बनाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस बनाते हो। तो ए की कैसे बनेगी, ए में देखो, ए में डॉट है और ए डैश में क्रॉस है, तो ए से बाहर ए डैश से अंदर, तो किस तरफ बनेगा, राइट में। तो मैं यहां पे दिखा देता हूं एमएमएफ एक्सिस। तो कैसे मैंने बताया, ए में डॉट आ रहा है, ए डैश में क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है राइट में। ठीक है, फिर आ रहा है बी डैश में क्रॉस और बी में डॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी, एफ बी। फिर आ रहा है भाई सी में डॉट और सी डैश में क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, ऊपर की तरफ, तो यहां से बन जाएगा एफ सी। ठीक है, अब क्या होता है, जो एमएमएफ हैं ये हम जानते हैं टाइम का फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे देखो, अगर एक है कॉस ओमेगा टी, तो दूसरा होगा कॉस ओमेगा टी माइनस 120, और तीसरा होगा कॉस ओमेगा टी प्लस 120। साइन भी ले सकते हो, कॉस भी ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना अभी मैं कौन से सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस की। तो एक कॉस ओमेगा टी, एक माइनस 120 और एक प्लस 120। इतनी बात मेरी क्लियर हुई अच्छे से, एफ ए एफ बी एफ सी आ गए। अब क्या होता है, देखो ये तो हुआ इनका टाइम के अंदर की, टाइम में किस तरह से डिस्प्लेस्ड है, टाइम के अंदर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे ये भी देखना है साथ साथ कि स्पेस में ये कैसे चल रहे हैं। स्पेस में देखने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन ले लेता हूं जो यहां से थीटा एंगल पे हो। अगर मैं कहूं मुझे इस लाइन के अलोंग एमएमएफ चाहिए, ये ध्यान रखना ये तीनों यहां पे क्या हैं, ये एक वेक्टर डायग्राम है, ये तीनों क्या हैं, वेक्टर्स हैं। अब मुझे थीटा एंगल पे ये पता लगाना है कि थीटा एंगल पे इनका क्या क्या कंपोनेंट आएगा। तो एट एन एंगल थीटा, मैं स्मॉल एफ से लिखता हूं, एफ ए, स्मॉल एफ ए, ए का कंपोनेंट क्या होगा भाई, वेक्टर में तुम इतना तो जानते हो कि अगर अलोंग अ लाइन लेते हैं तो कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू दैट लाइन लेते हैं तो साइन थीटा। अब बी का अगर देखोगे, बी का एंगल यहां से कितना है, 120 माइनस थीटा, या थीटा माइनस 120, बात एक ही है। और सी का एंगल कितना हो जाएगा, 120 प्लस थीटा। तो मैं ये कहूंगा एफ बी कितना हो गया, दैट इज एफ बी कॉस थीटा माइनस 120 लिख दो, कॉस के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, और एफ सी कॉस थीटा प्लस 120। तो हमारे पास तीनों एमएमएफ का कंपोनेंट आ गया एट एन एंगल थीटा। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूं कि जो एफ ए लिख रहे हो, यहां अगर कैपिटल एफ ए की वैल्यू डाल दो। अब देखो यहां से क्या हुआ कि एमएमएफ के अंदर दो तरह की टर्म आ गई, एक तो टाइम की और एक हमारी स्पेस की। मेरी बात क्लियर हो रही है, टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन चल रहा है इन एवरी एमएमएफ। यहां तक क्लियर हो रहा है। मैंने सिर्फ क्या करा है, जो तीन एमएमएफ थे, तीनों वेक्टर होते हैं। वेक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि एमएमएफ को अगर स्पेस में देखोगे, मैंने बताया था वेक्टर और फेजर में सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि जब किसी चीज को स्पेस में विजुअलाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर, और जब टाइम में उसका डायग्राम ड्रॉ होता है या इलेक्ट्रिकल एंगल में ड्रॉ होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फेजर। तो ये तीनों वेक्टर्स थे। मैंने ये निकालना चाहता हूं कि थीटा एंगल पे एमएमएफ या मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो मैंने क्या निकाल लिया कि थीटा एंगल पे तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है। ऐसा सोचो, मेरे पास तीन कॉइल्स रखी हैं,
मैं तुमसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछता हूं, बताओ भाई यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तुम क्या कहोगे कि तीनों की मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लिया जाए और उनको अगर ऐड कर दें, देन वी कैन ऑब्टेन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने सेम चीज की है कि थीटा एंगल पे तीनों का कंपोनेंट ले लिया और तीनों का कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, अलोंग अ लाइन। अगर इसी डायरेक्शन में आने वाला है तो तीनों को फिर मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तब मुझे मिल पाएगा कि किस तरह से एमएमएफ वेरी करता है एट एन एंगल थीटा। मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो क्या होता है, जो फंक्शन बन रहा है जिसमें स्पेस और टाइम दोनों हैं, जब कभी स्पेस और टाइम दोनों के वेरिएशन की बात की जाती है, वहां पे हम लेकर के आते हैं वेव थ्योरी। वेव की बात ही तब आती है whenever there is a space as well as time variation। वो अलग बात है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि स्पेस और टाइम वेरिएशन से वेव जनरेट हो ही हो, बट वेव जनरेट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, दैट देयर मस्ट बी वेरिएशन इन स्पेस एज वेल एज टाइम। ऐसा होने से वेव होगी ये गारंटी नहीं है, बट ऐसा नहीं हुआ तो वेव नहीं होगी, इस बात की हमें गारंटी है। तो इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। तो एक पॉइंट ये लिखना, whenever there is space as well as time variation, there are chances that the quantity exhibits wave nature, exhibits wave nature। अब देखो यहां मैं एमएमएफ ए की बात करता हूं, एफ ए, इसमें कॉस ओमेगा टी है और कॉस थीटा है। तो देखो मैं क्या कहता हूं, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे अगर देखें तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा ना। तो एफ ए वर्सेस थीटा क्या होगा, सिंपली कॉस का ग्राफ होगा, यही होगा ना। अब ओमेगा टी बराबर 60 पे बात कर लो, कॉस 60 क्या होगा, हाफ, तो एफ एम बाई 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ एम बाई 2 कॉस थीटा, यानी रहेगा अभी भी कॉस का ही ग्राफ, लेकिन इसकी हाइट कितनी होगी, एफ एम बाई 2। ऐसी 90 पे बात करोगे ये 0 हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। 90 से आगे जाओगे अगर, यानी जैसे मान लो 120 पे बात करते हो, कॉस 120 हो जाएगा माइनस हाफ। माइनस हाफ का मतलब क्या होगा, देखो यहां पे मैं शो भी कर देता हूं, कॉस 120 माइनस हाफ होगा तो माइनस कॉस थीटा बनेगा, माइनस कॉस थीटा ऐसा हो जाएगा और इसकी हाइट होगी माइनस एफ एम बाई 2। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है कि ये जो एमएमएफ ए बन रहा है, ये जो एफ ए बन रहा है, अब इस डायग्राम को मैं ड्रॉ रब कर रहा हूं, ये जो एफ ए बन रहा है इसका जो एम्पलीट्यूड है, अगर थीटा में वेरिएशन देखा जाए, थीटा में वेरिएशन देखोगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है एफ एम कॉस ओमेगा टी। तो उसका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे। तो हम ये कह सकते हैं जो एफ ए बन रहा है, एफ ए वर्सेस थीटा, ये बनेगा तो कॉस थीटा, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे। देखो अगर टाइम 0 लोगे तो ये ग्राफ आ जाएगा, और अगर 180 लेते हो तो माइनस एफ एम आ जाएगा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ये ओमेगा टी इक्वल टू 180 की बात हो गई और ये ओमेगा टी इक्वल टू 0 की बात हो गई। 60 लेते हैं तो बीच में से पास हो जाएगा, ये 60 की बात हो गई। 120 लेते हो तो नेगेटिव से आ जाएगा, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि दिक कॉस का ग्राफ ही रहा है, बस उसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होता जा रहा है। इससे हम ये समझते हैं इट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव माने वेव ना तो राइट में जाती दिखती है
ना ही लेफ्ट में जाती दिखती है, इट इज स्टैंडिंग बट इट्स एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग। तो इसमें लिखना द इक्वेशन ऑफ एमएमएफ represents a standing wave where the wave does not travel in either direction but its amplitude keeps on changing. अब देखो, जब हम वेव थ्योरी कभी पढ़ा करते थे +2 में फिजिक्स के अंदर, तब हम ये कहते थे एक स्टैंडिंग वेव बनने का कारण ये होता है कि वो दो वेव से बनती है, जो दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, दो वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें उससे मिलके बनती है एक स्टैंडिंग वेव। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, अ स्टैंडिंग वेव इज मेड फ्रॉम टू अपोजिटली मूविंग वेव्स, टू अपोजिटली ट्रैवलिंग वेव्स कह दो या टू अपोजिटली मूविंग वेव्स। अब देखो कैसे ये चीज होती है। ये जो cos A cos B का हमने फंक्शन लिखा है, इसको दो फंक्शंस में तोड़ लो। कैसे? fa इज हाफ cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B। समझ आया? एक cos A माइनस B बना और एक cos A प्लस B। सेम वे में FB में कर लो, FM/2। बताओ जरा cos A माइनस B कितना होगा? 120 तो कट जाएगा। और cos A प्लस B कितना होगा? -240। ऐसे ही FC के बारे में देखो, FM/2 cos थीटा माइनस ओमेगा टी, cos A माइनस B, और cos A प्लस B निकालो, थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस 240। अब देखो, हर वेव के अंदर FA, FB और FC के अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, एक थीटा माइनस ओमेगा टी में चल रही है और एक थीटा प्लस ओमेगा टी में। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझ आ गया, स्टैंडिंग वेव है। अब बात है ट्रैवलिंग वेव की, मुझे बात करनी है जो वेव मूव करे। तो जब ये थीटा माइनस ओमेगा टी और थीटा प्लस ओमेगा टी आता है तो ये ट्रैवलिंग वेव बनती है। अब वो कैसे? अब मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं? ट्रैवलिंग वेव के। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है देखो, पहले ये वाला फंक्शन ले लो, cos थीटा माइनस ओमेगा टी। अब जरा देखते चलना, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे इसका ग्राफ बताओ क्या बनेगा? cos थीटा, ये बन गया। ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे इसका ग्राफ बताओ, cos थीटा माइनस 90। cos थीटा माइनस 90 माने कि उसको 90 डिग्री राइट शिफ्ट कर दिया जाए। 90 डिग्री राइट शिफ्ट अगर कर दोगे तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, इस तरह से चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम ओमेगा टी बढ़ाते जाओगे, cos थीटा माइनस ओमेगा टी को ऐसे सोच सकते हो कि cos थीटा के ग्राफ को कितना राइट शिफ्ट कर दिया गया है? ओमेगा टी। तो टाइम बढ़ाते जाओ तो जो राइट शिफ्ट है ओमेगा टी वो बढ़ता जाएगा। तो वेव किस तरफ चल रही है? राइट में, क्योंकि राइट शिफ्ट बढ़ रहा है ना। राइट शिफ्ट बढ़ने का मतलब राइट में चल रही है या थीटा में आगे चल रही है। थीटा में आगे चलने का मतलब है इट इज फॉरवर्ड मूविंग या फॉरवर्ड रोटेटिंग। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने सिर्फ ये बोला कि cos थीटा के फंक्शन में ये समझो कि ओमेगा टी क्या लिखा है? राइट शिफ्ट लिखा है। और राइट शिफ्ट अगर लिखा है तो टाइम बढ़ने के साथ साथ ये राइट शिफ्ट बढ़ता जाएगा, या ये कह दो ये जो फंक्शन है ये राइट में शिफ्ट होता जाएगा। राइट में शिफ्ट होता जाएगा माने थीटा में आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड मूविंग या फॉरवर्ड ट्रैवलिंग। तो एक पॉइंट ये लिखो,
each term in standing wave is comprised of two terms. पहला लिखो cos थीटा माइनस ओमेगा टी, इसके नीचे लिखना here omega t represents the right shift in a function cos theta, and as time progresses omega t increases, so the right shift increases and the function is shifted to the right, or we can say the graph of cos theta travels forward, so it can be called as forward traveling or forward rotating wave. Forward traveling or forward rotating wave. अब दूसरी टर्म देखो, अगर थीटा प्लस ओमेगा टी होता, जीरो पे तो यही ग्राफ बनता, अब 90 पे क्या होता, cos थीटा प्लस 90, cos थीटा प्लस 90 होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कैसा होता है, कुछ इस तरह से। तो ऐसा सोचो, देखो ये वेव 90 डिग्री ना पीछे चली गई है, पहले ये कहां से शुरू हो रही थी 0 डिग्री से, अब ये कहां से शुरू हो रही है माइनस 90 से, तो ये किस तरफ चली गई, लेफ्ट में चली गई, लेफ्ट में चली गई माने कि ये बैकवर्ड ट्रैवलिंग है या बैकवर्ड रोटेटिंग है। मेरी बात समझ रहे हो, प्लस ओमेगा टी का मतलब क्या है, लेफ्ट शिफ्ट, तो जब जब टाइम बढ़ेगा लेफ्ट शिफ्ट बढ़ता जाएगा, वेव पीछे जाएगी, पीछे जाने का मतलब बैकवर्ड ट्रैवलिंग या फिर बैकवर्ड रोटेटिंग। तो इसमें एक पॉइंट ये लिखो, cos theta plus omega t represents a left shift of omega t in cos theta function, and as time progresses the left shift increases, due to which the wave is shifted to the left, and we can observe that it travels or it rotates in backward direction. It travels or it rotates in backward direction. बात समझ में आई कि cos थीटा माइनस ओमेगा टी क्या है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग, थीटा प्लस ओमेगा टी क्या है, बैकवर्ड ट्रैवलिंग। अब इससे हम ये समझते हैं कि एक स्टैंडिंग वेव दो वेव से कंपोज्ड है, एक जो आगे घूमे और एक जो पीछे घूमे। एक मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे घूम रही है तो दूसरा उल्टा घूमेगी, ठीक है, ये बात समझ रहे हो। तो दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक अगर क्लॉकवाइज तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब याद रखने वाली क्या बात है, देखो आगे तक ये पावर सिस्टम के अंदर भी वेव्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जब स्पेस और टाइम की टर्म में माइनस साइन आता है तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रैवलिंग, और प्लस साइन आता है तो बोलते हैं बैकवर्ड ट्रैवलिंग। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, इफ देयर इज नेगेटिव साइन बिटवीन द स्पेस एंड टाइम टर्म, then it is forward traveling wave, and if there is positive sign between space and time term, then it is backward traveling wave. बात मेरी क्लियर हुई, ठीक है। तो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग कैसे पहचानोगे, स्पेस और टाइम के बीच में माइनस तो फॉरवर्ड और प्लस तो बैकवर्ड, और फॉरवर्ड हमने किस तरफ लिया है, क्लॉकवाइज। देखो थीटा क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो अभी हम फॉरवर्ड में जो बात कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, बिकॉज थीटा इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, इन द केस वी आर कंसीडरिंग थीटा इज टेकन एज क्लॉकवाइज एंगल, सो द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर मुझे रिजल्टेंट एमएमएफ चाहिए तो मुझे तीनों एमएमएफ ऐड करने पड़ेंगे। कौन कौन से तीनों, ए बी और सी। क्या ऐड करना पड़ेगा भाई हमें, ए बी और सी। तो अब मैं क्या कहता हूं कि रिजल्टेंट एमएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम इज एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी।
अब देखो इसमें थीटा माइनस ओमेगा टी में तो कोई शिफ्ट ही नहीं है, कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, तो ये तीनों टर्म तो डायरेक्टली ऐड हो गई, तो 3 टाइम्स हो गया 3 इंटू एफ एम बाई टू कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी। बट बची हुई जो तीन टर्म्स है थीटा प्लस ओमेगा टी वाली, इसमें एंगल ऐड हो रहा है 0, इसमें -240 और इसमें +240। यानी देखो अगर एक ये है थीटा प्लस ओमेगा टी वाली टर्म, तो एक है -240, -240 माने ये हो गया क्लॉकवाइज 240, और एक है +240, वो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तीन वेक्टर हो गए जो 120 डिग्री पे लोकेटेड हैं, और तीनों का मैग्नीट्यूड कितना कितना है, एफ एम बाई टू, एफ एम बाई टू, एफ एम बाई टू। बात समझो, इस फंक्शन में आगे कोई एंगल नहीं आ रहा, थीटा प्लस ओमेगा टी है बस। इसमें है थीटा प्लस ओमेगा टी -240, -240 माने 240 क्लॉकवाइज घुमा दो, और इसमें +240 माने 240 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो ये तीनों जो वेक्टर बन रहे हैं तीनों किस पे हैं, 120 डिग्री पे हैं, और तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ एम बाय टू। हम ये जानते हैं अगर तीन इक्वल क्वांटिटीज 120 डिग्री पे रख दी जाएं तो उनका सम हमेशा 0 आता है। ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे तो इनका सम कर भी लेना। कैसे करोगे, देखो कि ये जो एंगल है ना ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो क्या लिखोगे, देखो इस तरफ तो एफ एम बाई टू है, इसका कंपोनेंट कितना होगा हॉरिजॉन्टल, एफ एम बाई टू कॉस 60 यानी एफ एम बाई फोर, ऊपर वाले का एफ एम बाई टू कॉस 60 अगेन एफ एम बाई फोर, ऊपर वाले का एफ एम बाई फोर, नीचे वाले का भी एफ एम बाई फोर, कितना बन गया एफ एम बाई टू। तो एफ एम बाई टू लेफ्ट में और एफ एम बाई टू राइट में, सम 0। ठीक है, तो अगर तुम इन तीनों का वेक्टर एडिशन करते हो ना एक्स और वाई में, रिजॉल्व करके वो 0 ही आएगा, यानी कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और रिजल्टेंट बस इतना ही बचेगा। एक पॉइंट यही लिखो, देयर इज फेज शिफ्ट ऑफ 240 डिग्री इन बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, सो व्हेन backward waves of the three phases are added, the resultant becomes 0 and hence there is only forward traveling wave, there is only forward traveling wave या clockwise वाली वेव है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है भाई 3/2 FM। तो ये क्या बता रहा है, देखो ये बता रहा है फॉरवर्ड, और ये है इसका मैग्नीट्यूड, और यही मैग्नीट्यूड पिछले वीडियो में हमने डिराइव भी किया था 3/2 FM। तो हम क्या बोल रहे हैं, 3/2 FM वाली वेव फॉरवर्ड ट्रैवल कर रही है, और यही चीज हमने कंसेप्चुअली डिराइव की थी, और यही चीज अभी हमने मैथमेटिकली डिराइव कर ली। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या कहती है, किसी भी एक फेज का एमएमएफ दो मैग्नेटिक फील्ड में तोड़ा जा सकता है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। और मैंने जब तीनों फेज का एमएमएफ ऐड किया तो बैकवर्ड वाले कैंसिल हो गए, बच क्या गया, सिर्फ हमारा फॉरवर्ड। बात क्लियर हुई। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी अगर अच्छे से तैयार करते हो तो तुम हर रिवॉल्विंग फील्ड मैथमेटिकली निकाल सकते हो, उसमें कंसेप्चुअली जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये एक और एक्सप्लेनेशन होता है कि किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। बात मेरी क्लियर हुई। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि हर फेज के एमएमएफ को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो, एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग और एक बैकवर्ड ट्रैवलिंग। दूसरी बात हमें क्या समझने वाली थी, दूसरी बात समझने वाली ये थी कि जब भी टाइम और स्पेस की टर्म में नेगेटिव साइन आता है तो वो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग होता है, और प्लस साइन आता है तो वो बैकवर्ड ट्रैवलिंग होता है। अब देखो यहां से एक रिजल्ट और हम डिराइव कर सकते हैं, वो ये होता है स्पीड ऑफ वेव। अब वेव की स्पीड कैसे निकाली जाए, वेव की स्पीड कैसे निकलती है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ टी ओवर
कोएफिशिएंट ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहां t का कोएफिशिएंट कितना है ओमेगा और थीटा का कितना है 1, लेकिन ओमेगा तो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है तो इसको बोलोगे इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड। लेकिन हमें मैकेनिकल में चाहिए, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जाओगे तो 2/p से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हुआ मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। 2/p आने के बाद अगर तुम्हें आरपीएम में चाहिए तो एक रेडियन कितने रेवोल्यूशन होता है, देखो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। एक रेवोल्यूशन में जब 2 पाई रेडियन होते हैं तो एक रेडियन माने 1/2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड। लेकिन अगर मिनट में चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो, आरपीएम। ओमेगा को रखोगे 2 पाई एफ तो ये हो जाएगा 120 f/p। तो ये आ गया ना एनएस। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि स्पीड कैसे निकलती है, किसी भी वेव की टाइम के कोएफिशिएंट को किससे डिवाइड कर देते हैं, स्पेस के कोएफिशिएंट से, और वहां से स्पीड आ जाती है। बट यूनिट्स का खास ध्यान रखना, ओमेगा जो है इलेक्ट्रिकल में चल रहा है इसलिए यूनिट बनी इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल गए 2/p, रेडियन से रेवोल्यूशन गए 1/2 पाई, सेकेंड से मिनट गए 60 से, तो ये 120 f/p ही बन गया। और यही मैंने बोला था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होती है, ns, और दैट इज 120 f/p। तो देखो ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है ना, मैं जब आगे जाऊंगा हार्मोनिक्स वगैरह के बारे में बात करूंगा तब भी मैं तुम्हें डेरिवेशन डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से ही डायरेक्टली शो करूंगा कि किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है ड्यू टू हार्मोनिक्स। बट ये बात यहां समझना बहुत जरूरी है, हाउ डज दिस एंटायर डेरिवेशन वर्क्स। तो पहली बात कि हर एमएमएफ को दो पार्ट्स में तोड़ोगे स्पेस और टाइम के हिसाब से, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, ऐड करके रिजल्टेंट आता है। और स्पीड निकालने का तरीका, टाइम के कोएफिशिएंट को स्पेस के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगला डेरिवेशन, अगला लिखो, क्वेश्चन बना के लिख लो, व्हाट हैपेंस इफ द 3 फेस वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय नेगेटिव सीक्वेंस करंट। अब देखो एक बात समझना, जब वाइंडिंग में नेगेटिव सीक्वेंस करंट भेजा है तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वाइंडिंग्स के एमएमएफ एक्सचेंज हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि टाइम में चेंज आएगा ना कि एमएमएफ में। तो एक पॉइंट ये लिखना, व्हेन द वाइंडिंग करंट इज चेंज्ड द चेंज इज रिफ्लेक्टेड in the terms containing omega t but not in the terms containing theta। क्योंकि थीटा किसके हिसाब से है, इनकी प्लेसमेंट के हिसाब से। जैसे ए वाली कॉइल थी, फिर 120 डिग्री बाद बी, और फिर 120 डिग्री बाद सी। तो ये जो ए बी और सी वाली कॉइल्स थी इनको उठा के हिलाया नहीं गया है, माने ऐसा नहीं हुआ ए को रोटेट करा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। ए वाली अभी भी वर्टिकल है, फिर 120 डिग्री बाद बी है, और फिर 120 डिग्री बाद सी है। ये वाइंडिंग्स यहीं की यहीं है, बस चेंज क्या कर दिया, उनके अंदर जाने वाला करंट। और जब कभी करंट को चेंज करोगे तो सिर्फ ओमेगा टी पे असर आएगा, थीटा पे नहीं। तो नेगेटिव सीक्वेंस से क्या करोगे, ये होगा +120 और ये होगा -120। ठीक है, डोंट चेंज द टर्म कंटेनिंग थीटा, यानी ये चीज फिक्स रहेगी, ये एमएमएफ का प्लेसमेंट हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो एमएमएफ एक्सेस डिपेंड ऑन कॉइल प्लेसमेंट। जब तक कॉइल का प्लेसमेंट नहीं बदलेगा तब तक एमएमएफ की एक्सेस सेम रहेगी, और जब तक एमएमएफ की एक्सेस सेम रहेगी ये थीटा वाली टर्म्स सेम रहेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है हमेशा, एमएमएफ एक्सेस। तो हमने चेंज सिर्फ वाइंडिंग में जाने वाला करंट किया है, और एनआई होता है एमएमएफ, तो उसके हिसाब से एमएमएफ चेंज हो गया। अब देखो यहां क्या चेंज आ जाएगा, सिर्फ ओमेगा टी वाले टर्म्स में चेंज आएगा, प्लस और माइनस। अब देखो जब इनको ब्रेक करोगे, पहला तो कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखना जरा ए माइनस बी क्या होगा, थीटा माइनस ओमेगा टी, फिर क्या आएगा आगे,
आगे आएगा -240 थीटा माइनस ओमेगा टी -240 और a प्लस बी दोनों का सम कितना होगा देखना, थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस 120 माइनस 120 हो गया 0। बहुत सारे लोग अब तक गैस कर लिए होंगे यहां होने क्या वाला है। अगला बताओ, a माइनस बी थीटा माइनस ओमेगा टी -240 और थीटा प्लस ओमेगा टी और आगे 0। अब देखो जब तीनों को ऐड करोगे, अगेन तीनों में एक फॉरवर्ड वाली टर्म है और एक बैकवर्ड वाली टर्म है। जब मैं तीनों को ऐड करता हूं थीटा और टाइम के फंक्शन के लिए, बैकवर्ड तीनों में सेम है थीटा प्लस ओमेगा टी, तो ऐड हो जाएगी सिंपली fm/2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। और इस बार थीटा माइनस ओमेगा टी वाली टर्म के अंदर 240 का फेज शिफ्ट आ रहा है, जिसकी वजह से उसका सम क्या हो जाएगा 0। अगर उसका सम 0 हो गया तो बचेगी सिर्फ ये, यानी मैग्नीट्यूड अभी भी सेम आ रहा है 3/2 FM, लेकिन इस बार फॉरवर्ड नहीं है, वेव कैसी है बैकवर्ड। तो ये टर्म क्या बता रही है बैकवर्ड वेव, और मैग्नीट्यूड कितना है 3/2 FM। तो मैंने यही चीज बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर भी कि अगर फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दिया जाए तो वेव का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस उसकी डायरेक्शन हो जाती है फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड। बात मेरी क्लियर हुई? ठीक है, तो वो जो मैंने डायग्राम पहले बनाया था, अब ये थीटा प्लस ओमेगा टी का ना होके किसका होगा, थीटा माइनस ओमेगा टी का। तो इसमें लिखना, इफ द फेज सीक्वेंस इज रिवर्स्ड, the positive sequence the forward traveling wave gets cancelled out and the resultant only contains the backward traveling wave. The resultant only contains backward traveling wave, but the magnitude of rotating magnetic field remains same. ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस फॉरवर्ड की जगह अब वो हो जाएगी बैकवर्ड। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो या नेक्स्ट एक क्वेश्चन बना के लिखो। डेराइव द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ टू फेजेस यूजिंग डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। यूजिंग डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। अब देखो, जैसे ये वीडियो हमने टू फेज से शुरू किया था, तो टू फेज का डेरिवेशन देखा था पहले कंसेप्चुअली। अब सेम डेरिवेशन मुझे करना है लेकिन मैथमेटिकली यूजिंग डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। तो मैंने ये बताया था टू फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन क्या होती है कि दोनों फेजेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो और दोनों ही फेजेस के अंदर जो करंट्स हैं उसमें भी 90 डिग्री का शिफ्ट हो। तो अब हम क्या कहते हैं, दोनों कॉइल का जो एमएमएफ है, आज जैसे मैंने दिखाया था, एक का अगर एफ ए होता है तो दूसरे का एफ बी होता है। अब एफ ए को हम क्या लिखते हैं, एफ एम, साइन की जगह एक काम करो कॉस लिख लो, और एफ बी को क्या लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो करंट्स है उसमें 90 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है, उसकी वजह से एक कॉस ओमेगा टी तो एक कॉस ओमेगा टी माइनस 90। अब डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी लगाने के लिए क्या करते हैं, एक ले लेते हैं ऐसे एंगल थीटा, और मैं कहता हूं मुझे इस पे दोनों की वैल्यू बताओ एफ ए और एफ बी। अगर ये थीटा है तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या कहूंगा, देखो एफ ए का कितना कंपोनेंट आता है, दैट इज एफ ए कॉस थीटा, और एफ बी क्या होता है, एफ बी 90 माइनस थीटा या थीटा माइनस 90, कॉस में एक ही बात है,
क्योंकि cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा। अब हम क्या करते हैं, एफ ए की वैल्यू डाल देते हैं, तो इसको लिख देते हैं एफ एम cos थीटा cos ओमेगा टी, एफ बी एफ एम cos थीटा माइनस 90 cos ओमेगा टी माइनस 90। अब जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्टैंडिंग वेव, और एक स्टैंडिंग वेव हमेशा दो वेव से मिलकर बनती है, एक जो फॉरवर्ड मूव करे और एक जो बैकवर्ड मूव करे। तो हमने कैसे पता लगाया था ये, कि इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया था, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी। ठीक है, अब दूसरा बताओ, अगेन इसको भी दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी, बट a प्लस बी में क्या होगा, थीटा प्लस ओमेगा टी माइनस 180। अब हम क्या जानते हैं, जो थीटा माइनस ओमेगा टी वाली टर्म है ये क्या बताती है, फॉरवर्ड रोटेटिंग, और थीटा प्लस ओमेगा टी क्या बताता है, बैकवर्ड रोटेटिंग। यही होता है दोनों टर्म्स के अंदर। अब देखो ये जो एफ बी है, इसमें जो सेकंड टर्म, या फिर देखो अगर इनका सम करते हैं, रिजल्टेंट एमएमएफ अगर मैं मांगता हूं थीटा और ओमेगा टी के फंक्शन की तरह, तो थीटा माइनस ओमेगा टी तो डायरेक्ट ऐड हो गया, तो ये डबल हो गया। लेकिन देखो थीटा प्लस ओमेगा टी एक तो डायरेक्ट आ रहा है और एक माइनस 180 डिग्री के साथ आ रहा है, ये भी एफ एम बाई टू है और ये भी एफ एम बाई टू। जब इन दोनों को ऐड करोगे, एक एफ एम बाई टू राइट और एक लेफ्ट, तो दोनों का सम 0। तो यानी यहां पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये होगा एफ एम कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी। ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता रहा है, फॉरवर्ड। तो मैंने यही चीज अभी समझाई भी थी जब ये वीडियो शुरू किया था, कि टू फेजेस के अंदर जो मैग्नीट्यूड आता है वो एफएम आता है, और डायरेक्शन डिपेंड करती है फेज सीक्वेंस पे। और चाहे तो एज अ होमवर्क क्या कर सकते हो, इसका फेज सीक्वेंस रिवर्स कर लेना, यानी यहाँ cos ओमेगा टी प्लस 90 कर लेना और फिर चेक करना क्या होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखो, जब कभी फेज सीक्वेंस रिवर्स करते हो तो ये थीटा वाली टर्म्स में चेंज नहीं आता, चेंज सिर्फ किस में आता है, ओमेगा टी वाली टर्म्स में। और अगर ऐसे सोच करके चलते हो तो तुम हमेशा निकाल सकते हो स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी तुम्हें तीन चीजें एक साथ देती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और स्पीड। स्पीड निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, टाइम के कोएफिशिएंट को थीटा के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, दैट विल गिव यू द स्पीड। तो यहां पे भी ओमेगा ही आएगी, लेकिन ओमेगा की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड। उसको पहले मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड में लाओगे, फिर रेवोल्यूशन पर सेकेंड में, और फिर आरपीएम में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को लेकर के। ठीक है ना, तो अब हम ये चीज बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेराइव कैसे की जाती है, कंडीशन समझ चुके हो, उसकी स्पीड समझ चुके हो, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन निकालना भी सीख गए हो। और टू फेजेस में डायरेक्ट तरीका क्या होता है डायरेक्शन का, कि जो भी फेज टाइम में लीडिंग है और दूसरा फेज जो कि लैगिंग है, हमेशा लीडिंग से लैगिंग की तरफ ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना। यहां पे हम लोग स्टेटर कंस्ट्रक्शन खत्म करते हैं, और अगले वीडियो से हम बात करेंगे रोटर कंस्ट्रक्शन की, कि सिंक्रोनस मशीन का रोटर कैसे डिजाइंड है। लेकिन ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है, ये एज इट इज तुम्हारा कैरी ओवर हो जाएगा इंडक्शन मशीन के अंदर, चाहे फिर वो 3 फेज हो, फिर चाहे वो सिंगल फेज हो। इसीलिए मैंने सारी बातें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी आप लोगों से कर ली हैं, क्योंकि यहां आपको डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी भी समझ आ चुका है और डायरेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो ये सारी बातें हमारी कवर हो चुकी। अब हम रोटर कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे,
लेकिन वो चीज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो अगले वीडियो में रोटर कंस्ट्रक्शन में 2 रोटर हम देखने वाले हैं, सिलेंड्रिकल और सेलिएंट पोल। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।